हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर शुरू करेंगे। जो पहले हम पोषण के बारे में जान चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि सजीव क्या होते हैं। तो कई लोग कहेंगे कि सजीव होते हैं जो वृद्धि करते हैं। तो इसमें यह भी हो सकता है कि जो सजीव नहीं होता वो भी वृद्धि होता है करता है। जैसे आप देखे होंगे कि एक मिट्टी का ढेर है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो काफ़ी बड़ा ढेर बन जाता है। इसी प्रकार कहेंगे कि सजीव गति करते हैं। तो कभी कभी जो सजीव नहीं है, यानी जैसे मोटर गाड़ी, ये सब भी गति करता है। तो हम इसका मुख्य जो उसके बीच भेद है सजीव और निर्जीव का, कि सजीव जो होता है उसके अंदर, शरीर के अंदर उपापचयी क्रियाएं चलती हैं, और जो निर्जीव होता है उसके अंदर उपापचयी क्रियाएं नहीं चलती। अब उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं ये जानना जरूरी है। तो वे क्रियाएं जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, तो उन्हें उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। इनमें से एक क्रिया होती है पोषण की। तो सब, और जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और फिर ट्रांसपोर्टेशन यानी वहन, ये चार चीज हमको यह पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पोषण के बारे में, पोषण की परिभाषा जैसे कि पिछले लेक्चर में हम देख ही चुके हैं कि किसी भी पदार्थ को भोजन के रूप में अपने शरीर के अंदर लेना, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो, इसको हम पोषण कहते हैं। तो हम पोषण की परिभाषा जान चुके हैं। अब हम यह देखेंगे कि पोषण होता क्या है या कितने प्रकार का होता है, और पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की आवश्यकता समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न विधियों से होती है। यानी सभी जीवों में ऊर्जा की आवश्यकता एक समान रूप से होती है। यानी सभी जितने भी जीव हैं, सजीव हैं, उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा की आवश्यकता के आधार पे और उसकी पूर्ति के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वपोषी जीव और दूसरा विषमपोषी जीव। तो हम सबसे पहले देखेंगे स्वपोषी जीव। स्वपोषी जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी जो अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। यानी ये जैसे पेड़ पौधे तथा कुछ जीवाणु, ये सब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी जीव कहते हैं। और विषमपोषी जीव ऐसे जीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करके उनका उपयोग करते हैं। जटिल पदार्थ जैसे मान लो सेलुलोज है और ग्लूकोज जो कि पाया जाता है पौधों में, तो उन सब का विखंडन करते हैं। और इसका विखंडन एंजाइम यानी जैव उत्प्रेरक, और उत्प्रेरक वह होता है जो किसी अपक्रिया को उत्प्रेरित कर देता है। तो जैव उत्प्रेरक यानी हमारे शरीर के अंदर होने वाली अपक्रिया को उत्प्रेरित करता है, उसको एंजाइम कहते हैं। इन सब का प्रयोग करके ही जो जटिल पदार्थ हैं उनको सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, उसके बाद फिर उनको अपने अंदर ग्रहण किया जाता है। जैसे जंतु और कवक, हम लोग भी जंतु के अंतर्गत आते हैं, यानी हम लोग भी पहले जटिल पदार्थों का ग्रहण करते हैं। यानी हम लोग विषमपोषी हैं, क्योंकि हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, हम लोग पकाते हैं अपना भोजन, ना कि बनाते हैं। तो जो विषमपोषी होते हैं ये प्रत्यक्ष या परोक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी जो होते हैं जीव, उन पर आश्रित होते हैं। जैसे हम प्रत्यक्ष रूप से, अगर हम मान लो कोई मांसाहारी है या सर्वाहारी है, कोई किसी जानवर को खा रहा है, तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि मान लो कोई हिरन मार के खा रहा है, तो फिर हिरन पहले किसी पेड़ पौधे को खाया होगा। तो यानी हम ये अप्रत्यक्ष रूप से हम उस पर पेड़ पौधों पर आश्रित हुए, और प्रत्यक्ष रूप से जो हम गेहूं और चावल उगाकर खा रहे हैं ये प्रत्यक्ष रूप से हो गया। और पोषण के आधार पर, पोषण दो प्रकार का होता है। जो जीवों के आधार पर, जो दो प्रकार के जीव हैं, इस आधार पर पोषण भी दो प्रकार का होता है। एक स्वपोषी पोषण और दूसरा विषमपोषी पोषण। तो हम सबसे पहले देखेंगे स्वपोषी पोषण क्या होता है। स्वपोषी जीव की ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी की जाती हैं। जो स्वपोषी जीव होते हैं, जो पेड़ पौधे हैं जितने हरे, उनके जो ऊर्जा शरीर के उनको अपने वृद्धि करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त होती है। तो अब हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। पौधे, सबसे पहले देखो, पौधे बाहर से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जो जमीन है वहाँ से अपने जड़ों द्वारा जल को अवशोषित करती है। तो उसके बाद सूर्य का प्रकाश लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसकी उपस्थिति में इन दोनों को कार्बोहाइड्रेट और जल को कार्बोहाइड्रेट में
इसको जल को और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देती है। तो यहाँ एक रिएक्शन से हम समझ सकते हैं, देखो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का 6 अणु है, जब 12 अणु जो मॉलिक्यूल हैं जल का, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपक्रिया करते हैं तो ग्लूकोज, और 6 अणु ऑक्सीजन के और 6 अणु फिर से जल के बनते हैं। तो इस तरह इनका ग्लूकोज जो इनका होता है वो भोजन के रूप में इनके मिल जाता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं, यानी जो मान लो जितना काम है इनकी वृद्धि के लिए उतना पौधों ने यूज कर लिया, उसके बाद जो अतिरिक्त बन गया उसको ये तुरंत यूज नहीं कर लेते हैं, उसको मंड के रूप में संचित कर लेते हैं। उसके बाद फिर जब ऐसी स्थिति आती है, मान लो भोजन नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर उसी का यूज करते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी ऊर्जा का कुछ भाग जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। जैसे हम खाना खाते हैं जब, तो हमारे शरीर में भी ऊर्जा बनती है। तो हम मोटे क्यों होते हैं, धीरे धीरे पहले पतले रहते हैं, तो फिर ग्लाइकोजन जो ऊर्जा हमारे अंदर संचित होती जाती है धीरे धीरे, तो उसी से आदमी मजबूत होता है। तो अगर मान लो कभी ऐसा आ रहा है कि हमको खाना ना मिल रहा है, तो हमको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी। एक आदमी जो होता है वो बिना खाए पिए कम से कम 21 दिन तक जिंदा रह सकता है। तो 21 दिन तक कैसे जिंदा रहता है, तो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ ऊर्जा जरूर संचित रहती है। वही ऊर्जा हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहती है। तो उसके बाद फिर प्रकाश संश्लेषण में क्या घटनाएं होती हैं इसको हम जानेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण में होने वाली घटनाएं, सबसे पहले होता है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। जो पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है, सबसे पहले क्या होता है, पत्ती जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब यानी ग्रहण कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। उसके बाद फिर क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। प्रकाश ऊर्जा जो सूर्य के प्रकाश द्वारा ऊर्जा हमको मिल रही है, यानी पौधों को जो प्राप्त होती है, क्लोरोफिल जो एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया, रूपांतरित कर दिया जाता है। तो उसके बाद जल अणुओं का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अपघटन। उसके बाद क्या होता है, इसी के साथ साथ H2O जो होता है इनका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन कर दिया जाता है। इनका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया के ख़त्म होने के बाद सबसे तीसरा वाला जो होता है CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। जब ये इधर CO2 और ये जो अपघटित हुआ है ये सब आपस में रिएक्शन करके कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सब प्रक्रिया एक साथ लगातार तीनों एक प्रक्रिया हो जाए। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, मान लो हमारे यहाँ के हम जहाँ रहते हैं, जैसे शुष्क 2 टाइप की जगह होते हैं। एक होता है शुष्क मरुस्थलीय टाइप के जो जगह होते हैं, वहाँ पे ऐसा होता है कि दिन में जो पौधे होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, दिन में प्रकाश को अवशोषित करते हैं, उसके पश्चात रात में भोजन बनाते हैं अपना, रात में भोजन बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर देखोगे तो है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, उसके बाद तुरंत है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अपघटन है। उसके बाद CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। तो ऐसे लग रहा है कि लगातार तीनों एक साथ हो गई, ऐसा, जबकि ऐसा नहीं होता है। कई ऐसे पौधे होते हैं जिनमें एक साथ हो जाता है, लेकिन जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनमें दिन में प्रकाश का अवशोषण होता है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का, उसके पश्चात रात में बाकी 2 क्रियाएं रात में होती हैं। तो ये हो गया हमारा प्रकाश संश्लेषण में होने वाले घटनाएं। इसके पश्चात थोड़ा सा इस भाग में पोषण में और बचा है, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे श्वसन के बाद। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इसीलिए हमने शुरू किया ताकि कुछ ना कुछ इस चैप्टर का ख़त्म हो जाए। तो इसके बाद फिर हम श्वसन को शुरू करेंगे जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।